तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन अगर बात करेंगे तो देखिए क्या है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा चीज़ कल हमने समझाया था कि जब भी दो प्लेन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो मेनली हमें सीखना क्या है कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन of two intersecting planes, of two intersecting planes। ठीक है, तो दो प्लेन है, जैसे मान ले सपोज दैट प्लेन P1 दिया हुआ है, प्लेन P1 का कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है, जस्ट लाइक दिस इज 2x माइनस ऑफ y प्लस ऑफ z दिस इज इक्वल टू 6 है। एंड प्लेन P2 का इक्वेशन लिखा हुआ है, दिस इज x माइनस ऑफ y प्लस ऑफ z इक्वल टू 1 है। ये दोनों प्लेन है, ठीक है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग प्लेन होंगे, ऑब्वियस सी बात है। बस ये चेक कर लेना है कि प्लेन पैरेलल तो नहीं है, तो नॉर्मल वेक्टर से चेक कर लेंगे। पहले वाले का नॉर्मल वेक्टर आएगा क्या, 2i कैप माइनस ऑफ j कैप प्लस ऑफ k कैप आएगा, और दूसरे वाले का जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या आएगा, i कैप माइनस ऑफ j कैप प्लस ऑफ k कैप आएगा, यही है ना। तो भाई ऑब्वियस सी बात है दोनों नॉर्मल कोलिनियर नहीं है, क्योंकि i का i के साथ रेशियो, j का j के साथ और k का k के साथ रेशियो सेम नहीं है, तो इसलिए ये दोनों प्लेन पैरेलल नहीं है, तो इंटरसेक्ट ही करेंगे, है कि नहीं। तो दोनों प्लेन अगर इंटरसेक्टिंग है तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पहले, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का अगर इक्वेशन लिखना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले हमें बताइए। कल हमने एक चीज़ समझाया होगा, क्या समझाया था कि जब भी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के लिए जैसे दो प्लेन जहाँ भी इंटरसेक्ट करते हैं, कहीं पे भी, जैसे खुला किताब देख रहे हैं ना, कोई किताब को खुला हुआ देखते हैं भाई, जैसे आपका किताब ही ये खुला हुआ है, वो उसमें भी दो अलग अलग पेज है, दो अलग अलग पेज जहाँ से बाइंडेड है किताब, वहाँ से देखिए अब वो एक लाइन से बाइंडेड है कि नहीं है। तो ये मान लीजिए दोनों प्लेन थे, प्लेन का ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इसके लिए हमने बताया था कि अगर इसका नॉर्मल वेक्टर पता है, पहले वाले का है कि नहीं, पहले वाले का मान लेते हैं ये नॉर्मल वेक्टर है, और दूसरे वाले का ये मान लेते हैं कोई एक नॉर्मल वेक्टर है, कुछ भी एनी काइंड ऑफ थिंग, इस तरीके से ये दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। तो इसके अलोंग जो वेक्टर आएगा ये n1 वेक्टर है और ये n2 वेक्टर है, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलोंग वेक्टर क्या होगा सर, ये n1 क्रॉस ऑफ n2 वेक्टर आएगा, सही है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हमें फाइंड कर लेना है कि वेक्टर अलोंग क्या, दिस इज वेक्टर अलोंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, वेक्टर अलोंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, वेक्टर अलोंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो कोई भी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलोंग, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस इज गिवन बाय n1 क्रॉस ऑफ n2, तो ये हो जाएगा दिस इज i कैप j कैप और k कैप हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट 2 माइनस 1 और 1, ये 1 माइनस 1 और 1, यही है ना। तो यहाँ से नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगा क्या, दिस इज i कैप माइनस ऑफ 1 और प्लस ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ j कैप, कैलकुलेशन देखिएगा, 2 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ दिस इज k कैप एंड दिस इज माइनस 2 प्लस ऑफ 1, सही है ना। तो ये चीज़ हो जाएगा 0 i कैप और ये माइनस ऑफ j कैप माइनस ऑफ k कैप, सही है। तो जैसे ही वेक्टर अलोंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ गया तो इसका मतलब सिर्फ अब ठीक है, लाइन के अलोंग ये जो लाइन था इसके पैरेलल वेक्टर मिल गया कि सर हमें 0 i कैप माइनस j कैप माइनस ऑफ k कैप, लेकिन हमें इस पे एक पॉइंट भी चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पॉइंट निकालने के लिए बहुत सिंपल उपाय है। पहले फिर से मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखता हूँ, 2x माइनस ऑफ वाई प्लस ऑफ जेड दिस इज इक्वल टू 6 है, ठीक है, और दूसरा क्या था जी, x माइनस ऑफ वाई प्लस ऑफ जेड इक्वल टू 1, तो ये है x माइनस ऑफ वाई प्लस ऑफ जेड दिस इज इक्वल टू 1 है, यही है ना। अब हम ये बोल रहे हैं कि ये दोनों प्लेन है, ठीक है, तो ऐसे तो एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, दोनों प्लेन जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे सर उस पर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे।
तो किसी एक कोऑर्डिनेट को आप पहले फिक्स कर लीजिए, किसी भी कोऑर्डिनेट को फिक्स कर सकते हैं जो हमें अच्छा लगे, कोई भी पुट, जैसे मान लेते हैं हम पुट कर लेते हैं z इक्वल टू 0, दोनों में रख लेते हैं पुट z इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एट 2x माइनस ऑफ y इक्वल टू 6 एंड x माइनस ऑफ y इक्वल टू 1। अब नाउ x और y को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके यहाँ से हम x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों को माइनस कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू सीधा आ जाएगा 5, x इक्वल टू 5 आ गया, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, हमें पॉइंट मिल गया क्या 5 कॉमा दिस इज y इज 4 एंड z इज 0। तो दिस पॉइंट विल लाई ऑन दिस, ये जो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 5 4 0। तो अब ये पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर मिल गया है, तो क्या हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए सभी लोग। इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, किसी भी सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकते हैं सर x माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय आई का कोफिशिएंट 0। अब यहाँ पे ये मत टेंशन में आ जाए कि सर यहाँ पे नीचे 0 कैसे लिख दिया, ये लिखने का एक पैटर्न है, यहाँ पे इस तरीके से लिखना जायज़ है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है कि लगेगा कि नीचे 0 डिफाइंड नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि एक्चुअली 0 पहले यहाँ था नहीं, उसको लाया गया था रेशियो में डिवाइड करके, था तो पहले उधर ही, है कि नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हो जाएगा y माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, दिस इज j का कोफिशिएंट इज -1 एंड दिस इज x माइनस ऑफ 0 z माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई k का कोफिशिएंट कितना है -1। बस ये ध्यान रखना है कि नीचे में ये सब जितने हैं, नीचे में क्या आएगा, नीचे में लाइन के अलोंग जो पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर का क्या है वो i j और k का कोफिशिएंट है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है, देखिए इसमें कई बार क्या होता है ना, आपको एग्जाम में हो सकता है आप आंसर निकाले मैच ना करें, तो उसका एक प्रॉब्लम होता है। कारण ये कि पॉइंट अनेकों हो सकते हैं एक लाइन के ऊपर। ये जो पॉइंट हमने 5 4 0 लिखा है, क्या सिर्फ यही एक पॉइंट होगा, नहीं, देयर कैन बी मेनी पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। इस पे अगर हम किसी अदर कोऑर्डिनेट को फिक्स कर देते, लेट सपोज दैट हम y को अगर फिक्स कर देते, समझेगा यहाँ पे सभी लोग, जैसे अगर हम बोलते हैं इसमें सर y को अगर 0 रख देते और x और z निकाल लेते, तो ये बन जाता 2x प्लस ऑफ z इक्वल टू 6 एंड x प्लस ऑफ z इक्वल टू 1। तो यहाँ से सॉल्व हो के पॉइंट आता ना, दोनों घटा लेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, x का वैल्यू 5, और तो z का वैल्यू कितना आएगा, z इक्वल टू -4 आएगा, सही है। तो यहाँ से जो चीज़ें तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि ये पॉइंट आ गया 5 कॉमा y का कोऑर्डिनेट 0 और z का कोऑर्डिनेट कितना है -4 है। तो अगर ये पॉइंट भी अगर हम यूज करके इक्वेशन लिख सकते हैं ऐसे करके, या तो इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते थे x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 0 दिस इज इक्वल टू y माइनस 0 डिवाइडेड बाई कितना -1 दिस इज इक्वल टू z प्लस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई -1। तो पॉइंट का अलग अलग वेरिएशन हो सकता है, इट मे बी। तो वहाँ टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है कि सर ये क्या हो गया, अजीब सा चीज़ें हमें दिख रहा है, ये कैसे होगा, कैसे क्या हो रहा है, चीज़ें क्लियर है क्या पहले। तो अब ये कैसे डायलेमा दूर करेंगे कि सर ये दोनों सेम है लाइन का इक्वेशन। तो हम देखें इसके लिए सिंपल तरीका है। तो सिंपल तरीका है कि जैसे मान लीजिए हमें चेक करना हो कि ये और ये दोनों सेम है, तो इस पर जो लाई करने वाला पॉइंट है 5 0 और -4, इसको हम इसमें रख देंगे, इसमें 5 0 और -4 को अगर इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, तो क्या आएगा, ये क्या आएगा निकल के, देखिए 5 माइनस ऑफ 5 दिस इज क्या आ जाएगा 5 माइनस ऑफ 5, चाहे ये एक्चुअली 0/0 1 कटता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा सा मैं इसको अलग तरीके से दिखाता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं तो आ जाएगा। एक्चुअली x का वैल्यू पहले वाले से निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए सभी लोग। अगर इसको हम लैम्डा बोल दे, इसको लैम्डा बोल दे, तो x का वैल्यू सर 5 आ जाएगा, सही है ना। और y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू बोलिए, y का वैल्यू -4 माइनस लैम्डा, और z का वैल्यू क्या आएगा माइनस ऑफ लैम्डा आएगा। तो अब ये जो पॉइंट है इसको इसमें रख के हम चेक कर सकते हैं, यहाँ से लैम्डा का अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 5 तो भाई x का वैल्यू 5 तो हमेशा फिक्स रहेगा, ये लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं करेगा। बाकी जो y और z कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे y का वैल्यू रखेंगे 0, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ से भी वही आना चाहिए, नहीं तो बातें अलग हो जाएंगी।
तो यहाँ पे z का वैल्यू -4 रख देगा, -4 इक्वल टू माइनस लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है, सेम है, सही है, दोनों लाइन सेम है, अलग अलग नहीं है। समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं है। ये चीज़ें कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि भैया ये क्या हो रहा है सर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, अजीब सा लग रहा है, खट्टा सा लग रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। कभी भी दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो पहले वेक्टर अलोंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, n1 क्रॉस n2, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर अलोंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। और उसके बाद एक पॉइंट निकाल लेना है, किसी भी एक कोऑर्डिनेट को फिक्स कर देंगे, उससे पॉइंट निकल के आएगा, फिर हम सॉल्व कर लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। कोई समस्या है क्या, नहीं है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, नेक्स्ट एक बात करते हैं, छोटा सा बात है, फैमिली ऑफ प्लेन्स। ये भी समझ लीजिए क्या है, ये भी काम का चीज़ है। फैमिली ऑफ प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फैमिली ऑफ प्लेन अगर बात करें तो इसमें क्या है ना चीज़ें फैमिली ऑफ प्लेन्स में, कि कभी भी दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से अगर तीसरा प्लेन पास कर रहा है कि नहीं, द इक्वेशन ऑफ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन, the equation of plane passing through the line of intersection of plane P1 and P2 is given by क्या, this is P1 plus of lambda P2 equal to 0। अरे जैसे फैमिली ऑफ लाइन था ना, दो लाइन के इंटरसेक्शन से होके अगर कोई तीसरा प्लेन अगर पास करेगा तो उसमें L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 था। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर कोई भी दो प्लेन है, लेट सपोज दैट प्लेन का इक्वेशन से a1x प्लस ऑफ b1y प्लस ऑफ दिस इज c1z प्लस ऑफ दिस इज d1 इक्वल टू 0 है, एंड दूसरा प्लेन का इक्वेशन लिखा हुआ है दिस इज प्लेन p1 एंड दिस इज प्लेन p2 अगर लिखा है a2x प्लस ऑफ b2y प्लस ऑफ c2z प्लस ऑफ d2 इक्वल टू 0 है, तो दोनों प्लेन का जो इंटरसेक्शन से पास करने वाला होगा, है कि नहीं, दिस इज p1 प्लस ऑफ लैम्डा p2 इक्वल टू 0, है कि नहीं। एक थर्ड प्लेन p3 आएगा निकल के, तो एनी प्लेन दैट विल पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन p1 एंड p2। और अभी अभी हमने देखा है कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से, कोई भी अगर दो प्लेन है उसके इंटरसेक्शन से क्या जनरेट होता है भाई, प्लेन के इंटरसेक्शन से सर उसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जनरेट होता है कि नहीं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आता है। और कोई भी तीसरा प्लेन है, जैसे मान लीजिए ये है, ऐसे अनेकों प्लेन हो सकता है। जैसे किताब ही है आपके पास, तो किताब में भाई कितने पन्ने होते हैं, अनेकों पन्ने होते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द बुक। तो ये सारे के सारे जितने, जैसे मान लीजिए अब ये इस प्लेन का इक्वेशन पता है, ये P1 का पता है, ये P2 का पता है, तो इसके कॉम्बिनेशन से ये तीसरा प्लेन P3 निकल के आएगा। P3 कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन P1 एंड P2, ऐसे भी बोल सकते हैं। P3 इक्वल टू दिस इज लैम्डा P1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ P2, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, लैम्डा म्यू यहाँ पे पैरामीटर होगा। या इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखना हो तो सर इक्वेशन के फॉर्म में प्लेन P3 इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस इज P1 प्लस ऑफ लैम्डा P2 इक्वल टू 0, है कि नहीं। अब यहाँ पे लैम्डा का जो वैल्यू है, लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ज़रूर दिया होता है, उस इन्फॉर्मेशन के हेल्प से हम लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, है कि नहीं। तो लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इस चीज़ को हम बेहतर समझने के लिए बेहतर तरीके से अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है कि ये प्लेन दिस इज लिखा हुआ है x माइनस ऑफ वाई प्लस ऑफ 2z माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड प्लेन is rotated by 90 degree with the line of intersection
with the plane this is 2x plus of y minus of z plus of 5 equal to 0। ये है, इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से रोटेट किया गया है, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन न्यू पोजीशन, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन न्यू पोजीशन, प्लेन इन न्यू पोजीशन, नए पोजीशन में इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, एकदम आसान सा काम है। और पहले चीज़ों को समझिए कि एक्चुअली में इसका जब सॉल्यूशन हम करेंगे तो सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है हमें ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, है कि नहीं। ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो फिर हम कुछ से कुछ करते रहेंगे, अंडबंड करते रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा एक्चुअली में हो क्या रहा है चीज़ें। ये मान लीजिए प्लेन P1 है और ये प्लेन P2 है, ठीक है। प्लेन P1 का इक्वेशन जो है मान दिया हुआ x माइनस ऑफ वाई प्लस ऑफ 2z माइनस 1 इक्वल टू 0, और प्लेन P2 का जो इक्वेशन है दैट इज गिवन एज 2x प्लस वाई माइनस ऑफ z प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि ये जो प्लेन है इसका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन देख रहे हैं सभी लोग, ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से रोटेट कर दिया गया है। तो इसको रोटेट कर दिया गया है, कितने डिग्री से रोटेट किया गया है सर? 90 डिग्री से रोटेट किया गया है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अराउंड। किसको? प्लेन P1 को। तो प्लेन P1 को अगर 90 डिग्री से रोटेट कर दिया जाएगा तो मान लीजिए 90 डिग्री को रोटेट करने के बाद ये प्लेन जो है जिसको मैं रेड कलर से बनाने वाला हूँ ये इधर कहीं पे आ गया है, ऐसे करके ये प्लेन आ गया है, ठीक है। ऐसे करके कुछ रोटेट करने के बाद ऐसे आ गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो ये भैया जो रोटेट करके आया है तो इसके बीच में ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब ये जो नया प्लेन आएगा और इसके बीच में एंगल कितना है? ये सर 90 डिग्री एंगल है। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये प्लेन मान लीजिए P3 है, एक नया प्लेन जो भी है प्लेन P3 है। तो रोटेट करेंगे अगर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तो प्लेन P3 किससे होके इमर्ज हो रहा है, कहाँ से निकल रहा है? क्या प्लेन P1, P2, P3 सबका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है, कॉमन है? तो क्या प्लेन P3 का फैमिली ऑफ प्लेन से हम इक्वेशन लिख सकते हैं? P3 से क्या लिख सकते हैं बताइए? दिस इज P1 प्लस ऑफ लैम्डा P2 दिस इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ से अब P1 प्लेन का इक्वेशन है दिस इज x माइनस ऑफ वाई प्लस 2z माइनस ऑफ 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लेन P2 इज 2x प्लस ऑफ वाई माइनस ऑफ z प्लस ऑफ 5 दिस इज इक्वल टू 0 है। कोई समस्या? अब लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए कि इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तो पहले मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेता हूँ। दिस इज 1 प्लस ऑफ 2 लैम्डा एक्स और फिर ये माइनस 1 प्लस ऑफ लैम्डा वाई और ये z का कोफिशिएंट है दिस इज 2 माइनस ऑफ लैम्डा z, ठीक है। और फिर ये हो जाए माइनस 1 प्लस ऑफ 5 लैम्डा दिस इज इक्वल टू 0 है, सही है। अब यहाँ से समझने की ज़रूरत क्या है, ये जो प्लेन आया नया प्लेन इसका जो नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर क्या होगा बताइए? इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है N3 वेक्टर है 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप हो जाएगा और फिर अगला क्या होगा माइनस 1 प्लस ऑफ लैम्डा जे कैप हो जाएगा और 2 माइनस ऑफ लैम्डा के कैप। अच्छा ये नॉर्मल वेक्टर क्यों निकाला हमने? वाई क्यों निकाला है सर? ये प्लेन P1 और प्लेन P3 अगर परपेंडिकुलर है क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना रहा है P1 P3 के साथ परपेंडिकुलर है, तो क्या P1 का जो नॉर्मल वेक्टर है और जो P3 का नॉर्मल वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए भाई। अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर होगा तो उनका नॉर्मल वेक्टर भी तो परपेंडिकुलर होगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अपने घर को एज्यूम कर लीजिए, दो दीवार ले लीजिए, दोनों दीवार से एक एक नॉर्मल वेक्टर निकालिए। दोनों दीवार का नॉर्मल वेक्टर दोनों देखिए परपेंडिकुलर है कि नहीं, क्योंकि दीवार का जो आपके घर में कमरे होंगे वो सब परपेंडिकुलर ही तो होते हैं। और कोई भी दो नॉर्मल वेक्टर कोई भी दो दीवार का लेके देखिए नॉर्मल वेक्टर भी उनका परपेंडिकुलर आ रहा होगा। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये बताइए कि n1 वेक्टर क्या होगा? नॉर्मल वेक्टर ऑफ n1 प्लेन सर ये आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ 2 के कैप होगा। अब यहाँ पे 90 डिग्री का रोटेशन है दैट्स वाई क्या होगा n3 डॉट विथ n1 वेक्टर दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ऑफ 2 लैम्डा एंड प्लस क्या होगा
जे का कॉफिशिएंट -1 है तो -1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 माइनस ऑफ लेमडा, और फिर ये हो जाएगा क्या, दिस इज 4 माइनस ऑफ 2 लेमडा, दिस इज इक्वल टू 0। -2 लेमडा कट गया, यहाँ से लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, लेमडा इक्वल टू 4 + 1 + 1 दैट इज 6 आ जाएगा। तो ये लेमडा का वैल्यू 6 वापस हम उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे इसमें, तो इक्वेशन आ जाएगा जैसे हम फैमिली ऑफ लाइन में किया करते थे, याद है ना। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, रखिए उसमें, सर ये 13x हो जाएगा, और दिस इज 5y हो जाएगा, और 6 माइनस ऑफ 4z, और ये हो जाएगा 30 - 1 दैट इज +29 इक्वल टू 0। तो दिस विल बी द आंसर। कोई समस्या है क्या किसी को? तो हम इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फैमिली ऑफ प्लेन का एक एग्जाम्पल था। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या है ना, क्वेश्चन में भाई लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया जा सकता है, कुछ भी एक अदर इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और आप लोग के लिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, आप लोग करके बताएंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू the line of intersection of दो प्लेन दिया हुआ है। प्लेन P1 इज दिस इज 2x माइनस ऑफ y प्लस ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड प्लेन P2 इज गिवन, ये इक्वेशन दिया हुआ है, दिस इज 3x प्लस y प्लस ऑफ z इक्वल टू 2, ठीक है। एंड द सम ऑफ intercepts of the plane on the coordinate axis is 6, ये 6 दिया है, ठीक है। तो निकालिए फटाफट सभी, दैट विल बी इनफ। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लेन एक है जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो P1 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, लैम्डा P2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस ऑफ y प्लस ऑफ z माइनस ऑफ 1 प्लस दिस इज लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इज व्हाट, दिस इज 3x प्लस ऑफ y प्लस ऑफ z माइनस ऑफ 2, दिस इज इक्वल टू 0। कोई समस्या है क्या? नहीं है। नाउ अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट अगर इकट्ठा करें तो 2 प्लस ऑफ क्या आएगा, 3 लैम्डा आएगा, सही बात है, ये x हो जाएगा। अच्छा y का कोफिशिएंट इकट्ठा करते हैं तो क्या आएगा, माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 3 लैम्डा, ध्यान दीजिएगा, नहीं -1 प्लस लैम्डा आएगा, दिस इज y। और z का कोफिशिएंट करेंगे इकट्ठा तो क्या आएगा, दिस इज 1 प्लस ऑफ लैम्डा आएगा z। बाकी कांस्टेंट टर्म को आप उस तरफ ले जाइए या इस तरफ, तो कांस्टेंट टर्म बच रहा है यहाँ पे -1 - 2 लैम्डा, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 लैम्डा हो जाएगा। अब इससे आप क्या करो, डिवाइड कर दो। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो x अपॉन में 1 प्लस ऑफ 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई क्या आएगा, बाई 2 + 3 लैम्डा आएगा। फिर नेक्स्ट y अपॉन में 1 प्लस ऑफ 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई दिस इज लैम्डा -1, और z का ये z अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस ऑफ 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 1, यही होगा। अब ये है एक्चुअली इंटरसेप्ट फॉर्म, याद है ना, कल बताया था कि x बाई ए प्लस ऑफ क्या, y बाई बी प्लस z बाई सी इक्वल टू 1। हेयर a इज द x इंटरसेप्ट, b इज द y इंटरसेप्ट एंड c इज द z इंटरसेप्ट, यही होता है ना। अब यहाँ से सबका सम, ये a का वैल्यू हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस c का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है। तो ये चीज़ है 1 प्लस, अब यहाँ पे रख देंगे सबका वैल्यू, 1 प्लस ऑफ 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ 3 लैम्डा, फिर प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा -1,
फिर 1 प्लस ऑफ 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई क्या आएगा 1 प्लस ऑफ लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन हल्का सा है तो वो तो आप कर सकते हैं। जैसे 1 प्लस 2 लैम्डा कॉमन है, उधर ले जाइए तो 2 प्लस ऑफ 3 क्वाड्रेटिक बनेगा एक्चुअली में, ऐसा लग रहा है हमें। 1 बाई लैम्डा माइनस 1, 1 बाई लैम्डा प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस ऑफ 2 लैम्डा, यही होगा ना। अब यहाँ से थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई किया जाएगा तो इस दोनों को मर्ज कर देते हैं पहले, इस दोनों को, तो ये 1 बाई 2 प्लस ऑफ 3 लैम्डा प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, ऊपर लैम्डा प्लस ऑफ 1 होगा और फिर प्लस ऑफ दिस इज लैम्डा माइनस 1 और नीचे दोनों मल्टीप्लाई होकर लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। ये क्यूबिक बनेगा एक्चुअली में, क्यूबिक बन जाएगा। खैर कोई बात नहीं है, बाकी कॉन्सेप्ट से हमें मतलब है, क्यूबिक इक्वेशन बनने वाला है। 1 बाई 2 प्लस ऑफ 3 लैम्डा प्लस ये क्या हो जाएगा 2 लैम्डा बाई लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस ऑफ लैम्डा, ऐसा हो जाएगा। तो कोई ना कोई एक जो भी, क्या बोल रहे हो क्या, अच्छा ये 6 था, ये सब का सम, ये दिस इज 6 है। हाँ ठीक है, तो कोई नहीं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि क्यूबिक बनेगा, क्यूबिक जनरली सॉल्व करने के लिए आता नहीं। तो डेटा ऐसा था कि मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। अब क्यूबिक है तो कोई ना कोई एक रियल रूट होगा ही होगा, क्यूबिक इक्वेशन का कम से कम एक रियल रूट तो होता ही होता है कि नहीं। अब जो भी आएगा हमें उससे मतलब नहीं है। अब लैम्डा का वैल्यू निकल के आ जाएगा तो वहाँ पे रख देंगे, हमें इक्वेशन मिल जाएगा, कोई समस्या है क्या, नहीं है। तो इस तरीके से क्या है, क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं, इसमें कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, जैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन वगैरह कई बार निकालना होता है, जैसे एक प्रॉब्लम करते हैं उसमें सीक्वेंस में कई सारा कैलकुलेशन होगा, उस पर हम लोग चर्चाएं करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें मैं डेटा दे रहा हूँ और फिर कैलकुलेशन करना है, कुछ कुछ जैसे कैलकुलेशन होंगे इसमें। जैसे एक 4 पॉइंट दिए हुए हैं, लेट सपोजेट, पहले यहाँ पे पॉइंट समझिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। इसमें हम काफ़ी कैलकुलेशन करवाने वाले हैं सबसे, ये इस तरीके से। ये पॉइंट ए है, दिस इज़ अ पॉइंट 1 माइनस 1 0, पॉइंट बी इज दिस इज 0 0 एंड 2, पॉइंट सी इज 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1। ये पॉइंट ए बी सी ट्रायंगल दिया है, ठीक है। और एक पॉइंट डी दिया है कहीं पे, सबसे इधर भी कहीं पे, मान लीजिए बाहर कहीं पे दिया है, देयर इज अ पॉइंट डी, डी का कोऑर्डिनेट है माइनस 1 कॉमा 1 कॉमा 2। सबसे अब इसमें कैलकुलेशंस करने हैं, जैसे ट्रायंगल एबीसी है तो ट्रायंगल एबीसी के लिए क्या क्या कैलकुलेशन करना है, क्योंकि एक प्लेन ट्रायंगल एक प्लेनर फिगर होता है। तो इसमें सबसे पहले सीक्वेंस में जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। फाइंड द फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन एबीसी, इक्वेशन ऑफ प्लेन एबीसी। सब लोग खट से इसका आंसर निकालिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन एबीसी। पहले ये बात ध्यान रखिएगा, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ये है आई कैप, जे कैप और ये के कैप है, ठीक है। तो ए बी का है -1 और ये 1 और ये 2 है और ये 1 0 और 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप दिस इज 1 माइनस ऑफ जे कैप, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, -1 माइनस ऑफ 2 और प्लस ऑफ के कैप, और ये हो जाएगा 0 -1, ये हो जाएगा आई कैप प्लस ऑफ 3 जे कैप माइनस ऑफ के कैप, यही होगा ना। अब यहाँ से जो आया है नॉर्मल, सबका ही आया नॉर्मल वेक्टर, पहले ये बताइए। हेलो, अरे सब यही आया है। तो यहाँ से अब इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये x प्लस ऑफ 3y माइनस ऑफ z, दिस इज इक्वल टू में क्या होगा, कांस्टेंट के। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए कोई एक पॉइंट सेटिस्फाई करवा लीजिए, सबसे सिंपल पॉइंट 0 0 2 है। तो 0 0 2 सेटिस्फाई करवाएंगे तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, -2 आ जाएगा।
k का वैल्यू -2 अब रख देते हैं, तो इक्वेशन आ जाएगा फाइनली x + 3y - z +2 दिस इज इक्वल टू 0, दिस विल बी द आंसर। सबका आंसर मैच कर रहा है क्या? कोई समस्या हो तो बताइएगा। सबका आंसर ये मैच किया। बाकी सेकेंड पार्ट इसमें निकालना है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। अरे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल ही चुके हैं ना ऊपर, तो सिंपली एरिया निकालने के लिए वही चीज जो बताया, ध्यान रखिए गलती नहीं करिएगा इसमें। भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, यहाँ पे ABC ट्रायंगल का एरिया 1/2 दैट इज क्रॉस ऑफ AB वेक्टर, और क्या है AC वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से ही आता है, और कोई एरिया निकालने का सिंपल तरीका नहीं है। तो यहाँ पे 1/2 3D में एरिया निकाल रहे हैं ना, तो ये चीज़ 1/2 अंडर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा 1 + 9 + 9, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 11/2, दिस विल बी द आंसर। कोई समस्या? थर्ड थिंग निकालना है सभी को, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ABCD को मिला देंगे टेट्राहेड्रन बनेगा ना जी। भाई यहाँ पे अगर इसको मिला देंगे तो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रन बन जाएगा ना ये। तो टेट्राहेड्रन जो बनेगा इसका हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। पता है ना वॉल्यूम कैसे निकालते थे, तो निकाल के बताइए फटाक से इस टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम। दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो कैसे किस तरीके से करना है, तो यहाँ पे अब ये जो है दिया हुआ है, देखिए ध्यान से सभी लोग। डीए वेक्टर क्या होगा सभी लोग बताइए, डीए वेक्टर आराम से बोलिए। डीए वेक्टर अरे -2i कैप, और फिर -2j और -2k, यही होगा ना। डीबी वेक्टर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। डीबी वेक्टर क्या होगा सर, आई कैप हो जाएगा -j कैप और +0k कैप होगा, सही है। एंड डीसी वेक्टर क्या होगा सर, 3i कैप हो जाएगा -2j कैप हो जाएगा -k कैप हो जाएगा। अब वॉल्यूम जो होगा 1/6 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ क्या हो जाएगा, डीए वेक्टर, डीबी वेक्टर और डीसी वेक्टर, यही होगा ना। देखिए कहीं पे कुछ गड़बड़ी है क्या इसमें, सही है। डीए वाले में अच्छा, हाँ दिस इज 1 + 1, सही है। बाकी सब सही है, बाकी डेटा ठीक है, बाकी ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 1/6 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -2 एंड -2, सही है। फिर 1 -1 एंड 0, 3 -2 एंड -1। अब यहाँ से जो 2 ऊपर कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2/6, और ये क्या हो जाएगा 1 -1 -1, फिर नेक्स्ट 1 -1 एंड 0, एंड दिस विल बी 3 -2 एंड -1, सही है। अब 2/6 कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए। इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बहुत आसान है निकालना। भाई डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1, ये हो जाएगा 1 -0 -+1, ये डिलीट हो जाएगा, -1 आएगा, और 3 × 0 तो 0 में जाएगा। फिर ये -1, ये डिलीट, -2 +3, सही है। अब यहाँ से जो वैल्यू आया कैलकुलेशन का, ये देखते हैं कितना आ रहा है। 1/3, दिस इज 1 -1, एंड दिस इज कितना आएगा -1, यही है ना। इसका मॉड वैल्यू भी लिखना जरूरी है, क्योंकि वॉल्यूम होता है पॉजिटिव क्वांटिटी ना, तो मॉड वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1/3 आ जाएगा। मॉड लेंगे तो वॉल्यूम इज 1/3 इज द राइट आंसर। कोई समस्या है क्या? नहीं। अब नाउ नेक्स्ट आपसे ये पूछा जा रहा है इसमें, ये थर्ड कौन सा पार्ट होगा, फोर्थ पार्ट। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर
फ्रॉम डी ऑन प्लेन ABC, प्लेन ABC पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम डी ऑन द प्लेन ABC। और फिफ्थ वाले में निकालना है फाइंड द इमेज ऑफ डी, फाइंड द इमेज ऑफ डी इन प्लेन ABC, इन प्लेन ABC। ABC प्लेन में इमेज निकालना है, इमेज ऑफ डी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब सिक्स्थ वाले पार्ट में कैलकुलेट कर लीजिएगा सिंपली, और ठीक है, इतना बहुत है, इतना से भी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। करें फुट में तो क्या ही है, कोई रूट फुट और बाकी कुछ थोड़े ज़्यादा कैलकुलेशन है, सिंपल है। फुट का फॉर्मूला क्या था जी बताइए, पॉइंट टाइम का कोऑर्डिनेट x प्लस ऑफ 1 बाई एक्स का कोऑर्डिनेट 1, फिर y माइनस ऑफ 1, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, फिर z माइनस ऑफ 2, z का कोफिशिएंट -1, -1 टाइम्स ऑफ -1, 1 एंड 2 इसमें रख देंगे, -1 प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 1 दैट इज 10, 10 प्लस ऑफ 1 11 आएगा, ये आएगा ना। तो ये -1 आएगा फुट में, ध्यान रखिएगा, ज़रा सा अंतर होगा फॉर्मूले में और कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 2/11 आएगा, यही है ना। तो ये चीज़ हो जाएगा -2/11 आ जाएगा कंप्लीट। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 -2/11 हो जाएगा, सही है। y का वैल्यू क्या होगा, y इक्वल टू 1 -6/11 होगा, और z का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, 2 प्लस ऑफ 2/11 होगा, यही होगा ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस ऑफ दिस इज 13/11, -13/11 हो जाएगा। और y का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, y का कोऑर्डिनेट दिस इज 5/11 हो जाएगा। और इधर z कोऑर्डिनेट कितना आएगा देख लीजिए, 24/11 आ जाएगा, है कि नहीं। कोई समस्या नहीं है ना इसमें, चलिए एक सेकंड। आज वो कढ़ी होगा, चावल वाला आइटम बनता है। हाँ, अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा, दिस इज़ 5/11 और z का वैल्यू कितना आ गया, 24/11, यही हो जाएगा। और फिफ्थ वाले पार्ट में जब इमेज निकालना हो तो ज़रा सा अंतर होगा, कुछ नहीं होगा, समझ में आ रहा है क्या अंतर होगा। और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है सब कुछ सेम रहेगा, बस हल्का सा चेंज यहाँ पे आएगा, x प्लस 1/1, y माइनस 1/3, z माइनस 2/-1 इक्वल टू -2 टाइम्स -1 प्लस 3 -2 प्लस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 11। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये -4/11 आ जाएगा, है कि नहीं। तो बाकी x का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा, -1 -4/11। y का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 1 -12/11। और z का जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 प्लस ऑफ 4/11। तो बाकी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -15/11, y कोऑर्डिनेट इज 11 -12 -1/11 एंड z कोऑर्डिनेट इज 22 प्लस ऑफ 4 दैट इज 26/11, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है, समस्या है इसमें कहीं पे भी, कोई अंडरस्टैंडिंग पार्ट में अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, कर लेंगे ना ये क्वेश्चन। देखिए सारे सीक्वेंस में लिंक्ड है, जो चीज़ें हम पहले पढ़े हैं ना, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता था। अब एग्जाम में कोई भी इसका पार्ट आ सकता था, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन पूछ लेता, इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछ लेता, फुट पूछ सकता था, इमेज पूछ सकता था, तो कुछ भी पूछ ले, हम निकाल सकते हैं, कोई समस्या है क्या इसमें।
नहीं होना चाहिए। बाकी जो प्लेन का थ्योरी है, थ्योरी इज ओवर। बाकी और भी कुछ चीज़ें अगर मान लीजिए क्वेश्चन के दौरान आती है, जब सीट आप लगाते हैं तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, है कि नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं। बाकी अपना दिमाग ओपन रखिए हमेशा, योर माइंड शुड बी ओपन फॉर एवरीथिंग। किसी भी चीज़ के लिए आपका दिमाग ओपन होना चाहिए, ये हमेशा काम आएगा। एक्चुअली एक चीज़ और हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, हल्का से समझ लेते हैं, बाकी कुछ है नहीं। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन, लाइन और प्लेन के बीच में एंगल का कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ पे एक प्लेन दिया है और ये एक लाइन है, कोई भी एक लाइन है इस तरीके का, ये ऐसा लाइन है जो काट रहा है, तो इसके बीच में प्लेन और एंगल के बीच में जो एंगल होगा उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो प्लेन का इक्वेशन अगर पता है तो हमें नॉर्मल वेक्टर पता होगा, ठीक है भाई, ये नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर पता होगा, और प्लेन के पैरेलल मान लीजिए कोई एक वेक्टर पता होगा, मान लीजिए वेक्टर बी पता है, पता तो इतना ही होता है। तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन में क्या होगा, प्लेन और लाइन के बीच में एंगल, मान लीजिए एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा बताइए, ये वाला एंगल क्या 90 माइनस थीटा हो जाएगा, सही है। ये वाला एंगल तो यही होगा ना नीचे वाला। तो एक्चुअली हम कैलकुलेट तो एंगल कर सकते हैं दो वेक्टर के बीच में, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो एक्चुअली यहाँ पे लिख सकते हैं हम कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू दिस इज एन कैप डॉट ऑफ बी कैप, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा दिस इज गिवन बाय एन कैप डॉट ऑफ बी कैप। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा सबको, ये साइन एंगल आएगा। एन कैप क्या है यहाँ पे, इज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, बी कैप इज द व्हाट, मैं लिख देता हूँ, एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन, यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन, ठीक है। और बी कैप क्या है, बी कैप है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है, पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू प्लेन, प्लेन के पैरेलल, ये पैरेलल टू लाइन नॉट प्लेन, दिस इज द लाइन। तो बाकी कुछ नहीं है, एंगल का सिंपल कॉन्सेप्ट वही है कि कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल, दोनों के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे और कोसाइन ऑफ दैट एंगल आ जाएगा। यहाँ पे ये एंगल 90 माइनस थीटा था, दैट्स वाई कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना। तो ये विया वेक्टर एंड 3D का जो थ्योरी है दैट इज ओवर नाउ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम आगे बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन पॉइंट, स्ट्रेट लाइन हो गया था ना, तो कल से हम बात करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर चर्चा करेंगे हम, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जरूर लगाइएगा जो आपके एग्जाम में आए हैं, टीजीटी एंड पीजीटी वाले घटना चक्र के क्वेश्चंस, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस है, और इसमें उसमें मिक्स करके क्वेश्चन दिया हुआ है। वैसे वेक्टर कैलकुलस का पोर्शन अलग मैं बताऊंगा अभी। तो वेक्टर कैलकुलस मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव वगैरह, जैसे कर्ल वगैरह हो गया, सोलेनॉइडल वेक्टर क्या होता है, रोटेशनल वेक्टर क्या होता है, डाइवर्जेंस और कर्ल वगैरह, ये सब हम डिस्कशन करेंगे अलग के वेक्टर कैलकुलस के अंदर, ठीक है। तो अलग सेक्शन है, ये वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा है अभी हमने, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D। तो 3D वेक्टर सब लिंक्ड है इसलिए दोनों साथ में पढ़ लिया। बाकी 2D में स्ट्रेट लाइन हम पढ़ ही चुके हैं, और भी कई सारी बातें हैं। तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पेशेंस रख के काम करते रहिए, क्योंकि पेशेंस का गेम है मैथमेटिक्स। डे बाय डे इम्प्रूवमेंट जब होगा तो आपको बेहतर लगेगा चीज़ें, क्वेश्चन होने लग जाएंगे खुद से जब क्वेश्चन करेंगे तो। और यकीन मानिए जिस लेवल का मतलब कर रहे हैं क्वेश्चन वगैरह, उससे नीचे ये लेवल का आएगा एग्जाम में क्वेश्चंस, जो उससे ज़्यादा लेवल का नहीं आएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब आएंगे। बाकी थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो बेहतर यही है। चलिए ठीक है, बाकी हम मिलते हैं कल।